स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो 9th क्लास वालों के एग्जाम्स अब बहुत ज्यादा करीब है। डेट शीट भी बहुत सारे बच्चों की आ गई होगी, कुछ की डेट शीट अभी आनी बाकी होगी। लेकिन अब हमेशा से एक बच्चे के मन में सवाल रहता है कि क्या मुझे एनसीईआरटी करनी चाहिए। तो आप सब जानते हैं एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है। लेकिन सर एनसीईआरटी तो मैं एक बार कर चुका हूं, तो क्या अब मुझे एनसीईआरटी को दोबारा करना है? तो आंसर है, मैं लेके आया हूं एनसीईआरटी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट, और साथ ही साथ हर एक चैप्टर में इस सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कौन से हैं जहां से सवाल सबसे ज्यादा बनते हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। यानी कि अब आपको एनसीईआरटी अगर आपने एक बार पहले गो थ्रू कर रखी है, तो एग्जाम के दिनों में आपको ये वाले सारे क्वेश्चंस करके जाना बहुत जरूरी होगा। और इन कंसेप्ट्स पे जो मैं आपको हर एक चैप्टर के साथ साथ बताऊंगा, उस पे आपको ध्यान ज्यादा देना होगा। ठीक है जी, तो ऐसे करेंगे अगर, तो हमारी तैयारी थोड़ी जल्दी होगी। बाकी एनसीईआरटी तो आपको करनी ही है। अगर आप एनसीईआरटी के अलावा दूसरी कोई किताब करते हैं, तो वो आपको ज्यादा समय मिल जाएगा, क्योंकि आपने यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू कर लिया होगा। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग से शुरू करेंगे। एक बार मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं। जैसे कि आपको पता है, तीन प्रकार के सवाल होते हैं एनसीईआरटी में। एक होते हैं इन टेक्स्ट, जो कि ब्लू रंग से मेंशन होते हैं। एक होते हैं एग्जांपल्स, और एक होते हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में तो एक्सरसाइज लिखा होगा, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल लिखा होगा। जैसे इस चैप्टर में कोई एग्जाम्पल है ही नहीं, तो लेकिन हमने इन टेक्स्ट को कैसे लिखा है? जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने पेज नंबर। अब पेज नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है 3, पेज नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो थर्ड पेज पे सेकंड क्वेश्चन है, सिक्स पेज पे फोर्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ पेज पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे मेंशन किया हुआ है। आई होप आप समझ जाओगे आगे के सारे चैप्टर्स में। अब मैटर इन आवर सराउंडिंग में ये सारे क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली चीज आपको पता है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन जाना, या केल्विन से डिग्री सेल्सियस जाना, उल्टा भी। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो एक दो नंबर का ही आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इसके ऊपर एक सवाल जरूर मिलेगा। सेकेंड टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, वो है लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट के ऊपर दो प्रकार के सवाल आपको मिलते हैं, इन सबको आप चाहे लिख भी सकते हो। पहला कि लेटेंट हीट क्या है, या फिर लेटेंट हीट टेम्परेचर को बढ़ाती क्यों नहीं है। और दूसरा वो इनडायरेक्ट वाले सवाल, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं, कि ज्यादा कौन जलाता है, विच विल कॉज मोर बर्न, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम या फिर वाटर। ज्यादा कूलिंग इफेक्ट कौन करता है, जीरो पे वाटर या जीरो पे आइस। तो वो वाले सवाल काफी इंपॉर्टेंट है इससे। लेकिन एक टॉपिक जो भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। ये जो लास्ट के दोनों क्वेश्चन है, ये उसी के ऊपर है। कूलिंग, सॉरी कूलिंग, कूलिंग नहीं, कूलिंग गलत बात, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। अब कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, अगर आपने हमारा वन शॉट्स देखे हो, तो मैंने वहां पे बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है। इसके ऊपर काफी सवाल आते हैं कि मटके में पड़ा हुआ पानी ठंडा क्यों हो जाता है, या डेजर्ट कूलर ज्यादा अच्छे से क्यों ठंडा करता है गर्मियों में, हम क्यों ठंडा फील करता है। वो वाले सवाल आपको इस चैप्टर से काफी ज्यादा अच्छे से मिलेंगे। डन है जी। इसके बाद इस मैटर अराउंड अस प्योर से सबसे पहले, अगर मैं बहुत पहले के जमाने की बात करूं, तो सेपरेशन टेक्निक्स बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब सेपरेशन टेक्निक्स हट गया है। तो अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है, वो आपको पता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके ऊपर आपको एग्जाम में एक सवाल मिल सकता है। इसके बाद आता है सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। अब इसके ऊपर जो सवाल है, वो डिफरेंस के ऊपर ज्यादा आते हैं, कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स के बीच में डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन वाले सवाल एक्चुअली में आपको यहाँ पे अब ज्यादा मिलने वाले हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं, तो डिफरेंशिएशन के बाद इसमें एक सब टॉपिक अंदर था, वो था टेंडल इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ज्यादा टेंडल इफेक्ट के ऊपर सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब टेंडल इफेक्ट के ऊपर सवाल कैसे मिलते हैं? एक तो सीधा सीधा पूछता है टेंडल इफेक्ट क्या है, एक एग्जांपल दे दो। या फिर इनडायरेक्ट सवाल अब बहुत आने लगे कि भैया हमारे पास एक बीकर है, उसमें दूध डाला हुआ है, टॉर्च मारेंगे तो क्या होगा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इससे कौन सी प्रॉपर्टी शो होती है, प्रोसेस को बोलते हैं टेंडल इफेक्ट। कौन सी प्रॉपर्टी शो होती है कि पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है, यानी कि वो कोलॉइड हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद एक या दो नंबर के चेंज आए, एक या दो नंबर का सवाल आएगा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो यहाँ के जो आखिरी के कुछ सवाल है, वो फिजिकल और केमिकल चेंजेस के ऊपर ही हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। और भी कोई भी आ सकता है, तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस के ऊपर आपको सवाल मिलेगा।
अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं सारे टॉपिक बता दूंगा तो चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो सैचुरेट और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिजिकल और केमिकल चेंज है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कंसेप्ट हुआ करता था, लेकिन मोल कंसेप्ट डिलीट हो गया है। तो अगर आप किसी ऐसे बोर्ड में एग्जाम दे रहे हो जहां पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल में आपका मोल कंसेप्ट आ रहा है, तो अभी भी आपका वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। बट मोस्ट ऑफ दी बोर्ड्स में डिलीट हो गया है क्योंकि एनसीईआरटी से ही हट गया ये, तो अब ये नहीं आएगा, बट अगर आ रहा है तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका क्या है, मैं ये लिखित में दे सकता हूं आपको कि फॉर्मूला मेकिंग के ऊपर एक सवाल जरूर आएगा, कोई नहीं रोक सकता इसका एक। और फॉर्मूला मेकिंग मैंने इस चैनल पे 3 से लेकर 4 बार कराया है, अंडर 10 मिनट्स भी कराया है, कंप्लीट भी कराया है, वन शॉट्स में तो कराया ही है। तो फॉर्मूला मेकिंग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात ध्यान रखना। जितनी प्रैक्टिस कर सको उतना कम है फॉर्मूला मेकिंग की, वैलेंसीज वगैरह याद कर लेना, एक आध नंबर मॉलिक्यूलर मास निकालने को आ सकता है। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या फिर एक टॉपिक वैलेंसीज और एटॉमिसिटी, ये भी आप थोड़ा अच्छे से करके जाना। एटॉमिसिटी के ऊपर भी एक सवाल आएगा, या फिर वैलेंसी, जो कि फॉर्मूला मेकिंग से कनेक्टेड ही है। अगर आपने फॉर्मूला मेकिंग ढंग से किया तो ऑब्वियस सी बात है वैलेंसी भी आप ढंग से करके जाओगे। बाकी ये क्वेश्चन हैं, लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको समय दे दूंगा, आप आराम से लेना, या फिर टेलीग्राम पे ये पीपीटी आ जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। मैंने यहाँ पे उसके ऊपर एनसीईआरटी में 2 या 3 न्यूमेरिकल है, सारे मेंशन्ड हैं इसके अंदर, सारे ये शायद 9वां और 10वां वही वाले क्वेश्चन होंगे, सारे मेंशन्ड है। मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये न्यू वाली एनसीईआरटी से है, न्यू वाली। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो ये क्वेश्चंस वेरी करेंगे पेज नंबर के साथ। जैसे पेज नंबर 41 पे 2 इंटेक्स्ट थे, तो ऊपर वाले इंटेक्स्ट का फर्स्ट और सेकंड है, पेज नंबर 44 पे फर्स्ट है, 45 पे 1 2 है। अभी तक सही चलेगा, लेकिन सेल चैप्टर से एनसीईआरटी के पेजेस बिगड़ गए हैं, सेल चैप्टर से एनसीईआरटी के पेजेस इधर उधर हो गए हैं। तो प्लीज आप नई वाली या पुरानी वाली एनसीईआरटी में ध्यान रखना है, नई वाली 2024-25 वाली एनसीईआरटी के हिसाब से है। तो एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा। आपको लिमिटेशंस ऑफ मॉडल्स पता होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से पूरा का पूरा आपको रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट के ऊपर काफी आता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या शेल डायग्राम, शेल डायग्राम एक आध नंबर का, 1-2 नंबर का आपसे नील्स बोर जी का शेल डायग्राम पूछा जा सकता है। इसके बाद सेल चैप्टर में अगेन वैसे तो मैंने इनको क्वेश्चंस की फॉर्म में डाल दिया है, क्योंकि कंसेप्ट नहीं होते बायोलॉजी में, बेसिकली देखा जाए तो याद करना होता है। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं आपको तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस मैंने यहीं पर डाल दिया था, वो यहीं कवर हो गया। प्लांट सेल एनिमल सेल के मैंने यहीं पर डाल दिया, तो वो यहीं पे कवर हो गया। बाकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत आते हैं, मैं यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट पे लिखता हूं, डिफरेंसेस, जितने डिफरेंसेस कर लो उतना अच्छा है। प्लांट सेल, एनिमल सेल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डीएनए आरएनए, अगर आपके स्कूल में करवाया तो एनसीईआरटी में डीएनए आरएनए नहीं है। मायोसिस एंड मिटोसिस, इसके ऊपर डिफरेंस आ सकता है। तो डिफरेंस तो कोई भी आ सकता है एग्जाम में, डिफरेंस हमेशा से बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर सेकंड अगर बात करें ऑस्मोसिस, अगेन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस तो आता ही आता है, लेकिन ऑस्मोसिस अपने आप में इंडिविजुअल भी है। बाकी वो वाले सवाल कि वाई, वो मैंने यहाँ पर डाले, वाई दिस इज कॉल्ड दिस, यानी कि why mitochondria is called power house, why plastids are called kitchen house of the cell, why lysosome are known as suicidal bags, why vacuoles are known as storage bags। तो वो वाले सवाल काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहते हैं। इसके बाद टिश्यू में अगेन मैं फिर बोलूंगा डिफरेंसेस, बायो में डिफरेंसेस हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे मसल्स वाले डिफरेंस डाले हैं, स्टेटेड अनस्टेटेड कार्डियक के बीच में डिफरेंस आने के बहुत चांसेस हैं। जाइलम और फ्लोएम, भाई साहब, मतलब अगर मैं बोलूं कि मुझे सबसे इंपॉर्टेंट 2 टिश्यूज बताने हैं तो मसल्स एंड अपना वस्कुलर बंडल, जिसमें ये तो हमारे ह्यूमंस में बात हो गई, और मैं एनिमल्स में प्लांट्स में जाऊं तो जाइलम एंड फ्लोएम।
ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दोनों टिश्यूज एनिमल में मसल्स और प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सवाल पूछते हैं कि जाइलम के कंपोनेंट्स बताओ, इसमें लिविंग पार्ट कौन सा है पैरेन्काइमा, फ्लोएम के कंपोनेंट्स बताओ, इसमें इकलौता डेड पार्ट कौन सा है जाइलम फाइबर, तो वो फ्लोएम फाइबर, तो वो वाले सवाल आपको काफी ज्यादा यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है जी, बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हैं। इसके बाद इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में एनसीईआरटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। एनसीईआरटी का एक भी अच्छा सवाल नहीं है। बस एक सवाल एनसीईआरटी का मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो कि आप सबने किया होगा, कि क्यों पोल्ट्री एक बड़ा अच्छा तरीका है लो ग्रेड फूड को हाई ग्रेड फूड में कन्वर्ट करने का। बिकॉज पोल्ट्री में बाजरा ये सब खिलाया जाता है और हाई ग्रेड प्रोटीन फूड बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू दी न्यूट्रिशन वैल्यू। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आपको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर आपको एग्जाम में एग्जाम्पल या डिफरेंट पूछ सकते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर ये काफी इंपॉर्टेंट है। पैस्चुरेज के ऊपर काफी बार सवाल आया है, पैस्चुरेज। और एक कॉमन सवाल जो आता है कि बताओ पोल्ट्री डेयरी और इनमें क्या चीजें लेके आए कि बेहतर प्रोडक्शन हो, वही आस पास सफाई हो, वेंटिलेटेड एरिया हो, स्लोपी वो हो, फलाना ढिमकाना, वो बेसिक सवाल आपको एग्जाम में काफी ज्यादा मिलने वाले हैं। मोशन, ओए होए आपको भी पता है यार, एक तो यहाँ पे डेरिवेशन। अच्छा, अगेन डेरिवेशन सिलेबस से हट गई हैं, तो अगर आपके स्कूल में डेरिवेशन करवाई जा रही हैं तो डेरिवेशन को एक पक्का आएगी। सिलेबस से हट गई है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बट अगर आपको करवाई जा रही है तो डेरिवेशन पक्का आएंगी। अभी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है भाई साहब। एक सवाल ग्राफ के ऊपर तो आ ही गया। ग्राफ के ऊपर दो प्रकार के सवाल आते हैं, एक आता है न्यूमेरिकल, है ना भाई, न्यूमेरिकल, और एक आता है कंसेप्चुअल। इसको आइडेंटिफाई वाला कह देता हूं मैं, है ना, आइडेंटिफाई वाला, आइडेंटिफाई या फिर ड्रॉ, दोनों रिवर्स हैं एक दूसरे के। कभी ये आता है कि भैया ये ग्राफ इस केस का ड्रॉ करो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए यूनिफॉर्म, या फिर आपको ग्राफ दे रखा होता है बोलता है आइडेंटिफाई करो, या फिर कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। लेकिन ग्राफ के ऊपर एक सवाल पक्का आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर पहले डेरिवेशन बहुत आती थी, लेकिन अब एक न्यूमेरिकल पूरे बोर्ड में पूरे एग्जाम में पक्का आने वाला है 101%। यहाँ पे काफी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। देखो फिजिक्स में ध्यान रखना, एग्जांपल्स हमेशा ऑल रहेंगे, एग्जांपल ऑल रहेंगे, एग्जांपल ऑल रहेंगे, एग्जांपल ऑल रहेंगे, एग्जांपल ऑल। मैं आपको बताता हूँ एक कारण कि फिजिक्स में एग्जांपल ज्यादा क्यों आते हैं। एग्जाम्पल इसलिए ज्यादा आता है बिकॉज एग्जाम्पल का सॉल्यूशन उनके पास पहले से ही होता है, तो मार्किंग स्कीम बनाना बहुत इजी होता है। मेरी बात को समझना, ये बात मैं आपको आज की नहीं 15-16 साल की एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर एनसीईआरटी से पेपर बना, या तो बनेगा ही नहीं, अगर बनेगा तो एग्जाम्पल से बनेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, ये ध्यान रखना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, जितनी प्रैक्टिस कर लो उतनी कम है। एनसीईआरटी तो करना ही है, एडिशनल भी करोगे ही करोगे, ये बात ठान लो, समझ गए। तो न्यूमेरिकल इक्वेशन ऑफ मोशन से, और एक एवरेज वेलोसिटी के ऊपर सवाल बहुत आता है, बहुत आता है। एवरेज वेलोसिटी कह लो या स्पीड कह लो, चाहे खासकर वो वाला फॉर्मूला हो 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, समझ गए होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस की है, तो वो वाला सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे। ठीक है जी, फिर अगर बात करें लॉज ऑफ मोशन की, तो लॉज ऑफ मोशन में पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट अब ये वाले हैं। यहाँ पे कनेक्टेड न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। कनेक्टेड न्यूमेरिकल्स मतलब वो जब आप एग्जाम्पल करोगे तो समझ जाओगे। कनेक्टेड न्यूमेरिकल मतलब मोशन कनेक्टेड टू मोशन, मोशन चैप्टर से कनेक्टेड, जिसमें पहले आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के एक्सेलरेशन निकालना होता है, फिर F इज इक्वल टू ma से आपको फोर्स निकालनी होती है ना। यहाँ पे डेरिवेशन बहुत आती है F इज इक्वल टू ma की, F इज इक्वल टू ma की डेरिवेशन बहुत आती है। बाकी न्यूमेरिकल्स तो भैया है ही है, ये तो आपको पता है। फिजिक्स में मुझे लगता है बोलने की जरूरत नहीं, हर एक चैप्टर में न्यूमेरिकल है। अगर आपने इसके सारे एग्जाम्पल बना लिए तो हर एक प्रकार का न्यूमेरिकल बना लिया जो एग्जाम में आ सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आओ, ग्रेविटेशन में अगेन एक डेरिवेशन आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ्री फॉल की। डेरिवेशन ऑफ फ्री फॉल, डेरिवेशन ऑफ फ्री फॉल का मतलब है स्मॉल जी इज कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में हाइट स्क्वायर, और अगर अर्थ के सरफेस पे ही पड़े हुए हैं तो अपॉन में आर ई का स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगेन मैं बोलूंगा न्यूमेरिकल। अब इसमें ना कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि एक एनसीईआरटी के अगर मानो 10 क्वेश्चन है
तो 10 क्वेश्चन में से मान लो आप ये सारे सवाल बना रहे हो, तो इसमें से कुछ 5 क्वेश्चन आप हाथ से कैलकुलेट करो। अगर 5 में से 5 या फिर 4 सही आ रहे हैं, तो फिर आगे की कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। लेकिन अगर आपके आंसर खुद से ही मैच नहीं हो रहे हैं, तो आपको ज्यादातर क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ग्रेविटेशन से फ्री फॉल या इक्वेशन उसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी। वर्क एनर्जी से अगेन 2 डेरिवेशन है हमारे पास, एक्चुअली 3 डेरिवेशन है वर्क एनर्जी से। एक है काइनेटिक एनर्जी की, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। एक है पोटेंशियल एनर्जी की, जिसका फॉर्मूला है mgh। और एक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्री फॉल। ये तीनों डेरिवेशन पक्का, अगेन बोलने की जरूरत नहीं है कि न्यूमेरिकल। और यहाँ पे एक चीज पे और न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा आता है, वो है किलो वॉट आवर। तो इस पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करना, बाकी ये क्वेश्चंस तो हैं, ठीक है जी। इसके बाद साउंड में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ साथ एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर एक सवाल आने के चांसेस हैं, चाहे वो साउंड बोर्डिंग है, सीलिंग वाला स्टेथोस्कोप है ना, ये सब। अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन एग्जाम। अच्छा, अल्ट्रासाउंड की एक एप्लीकेशन थी सोनार, सोनार डिलीट हो गया आपके सिलेबस से। बट अगर आपके स्कूल में फिर से, क्योंकि 9th क्लास है तो कोई फाइनल फॉर्मेट नहीं होता है, 10th और 12th में ठोक बजा के बोलते हैं ये आएगा और ये नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर आपके स्कूल में साउंड में सोनार कराया है और बोला है क्वेश्चन आएंगे, तो सोनार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अदरवाइज वो वाले क्वेश्चन एको, अरे अरे वो कैसे भूल गया भैया, एको, एको के ऊपर तो भैया एक सवाल आया ही आया, चाहे वो न्यूमेरिकल आए चाहे वो थ्योरी आए। थ्योरी कैसे आती है कि गर्म दिनों में एको सुनना मुश्किल क्यों हो जाता है। न्यूमेरिकल कैसे आता है, गई टकराई, डिस्टेंस 2x लेते हैं, टाइम होता है, स्पीड साउंड की दे रखी होती है, वो सारे सवाल। तो ये सारे मेरे हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यहाँ पे क्वेश्चन आंसर या वन शॉट के फॉर्म में करवाए जा चुके हैं। बाकी आपको इनमें से कुछ भी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम लोग इन आने वाले 10-15 दिन में 9th के लिए डेडिकेटेड मेहनत से काम करने वाले हैं, ताकि आपके एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, ताकि मैं टेलीग्राम पे भेजना भूल जाऊं, फिर टीम भेजना भूल जाए, पंगा ही ना हो। अभी ले लो, छोड़ो स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। डन है, डन है, डन है, डन है, डन, बढ़िया, 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 ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ढंग से बनाने हैं। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा किताबों पे जाना है। क्या इसको करने के बाद हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं? आंसर है डिपेंडिंग अपॉन दी आपके स्कूल का पेपर। बट ये आपको ये नहीं कह रहे कि ये वीडियो आपको 90+ दिला देगी, वो कोई वीडियो नहीं दिला सकती। कंसेप्ट ये है कि ये जो वीडियो है ये आपको हेल्प करेगी। अगर आपको एनसीईआरटी पूरा करने का आपके पास टाइम नहीं है, तो ये एनसीईआरटी करके आप आगे एक्स्ट्रा किताबों पे जा सकते हैं, ठीक है जी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच। एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।